नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार भी, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लड़ी आशा वर्कर्स इस वक्त हड़ताल पर, जिसके बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि पहले सरकार सिर्फ गूंगी थी, अब बहरी भी हो गई है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का, जहां पर भाजपा को सता रहा है बगावत का डर, फूट का डर। और इसी के साथ वसुंधरा गुट के 12 विधायक भेजे गए हैं गुजरात। 14 अगस्त को होनी है विधानसभा का सत्र। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा हरियाणा का, जिसमें आपको बता दें कि भाजपा के एक और राज्य में हुआ है शराब का बड़ा घोटाला। लॉकडाउन में पाबंदी के बावजूद फैक्ट्रियां करती रही उत्पादन, जिसके बाद कांग्रेस ने उठाए हैं सवाल। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। आशा वर्कर्स की हड़ताल पर बोले राहुल गांधी, सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आशा वर्कर्स की हड़ताल पर जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि आशा कार्यकर्ता सही मायने में हेल्थ वॉरियर्स हैं, लेकिन वे आज अपने हक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर हैं। राहुल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी है। देश की करीब 6 लाख आशा वर्कर्स विभिन्न मांगों में लेकर 7 अगस्त से 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। राहुल ने ट्वीट किया, आशा कार्यकर्ता देश भर में घर घर तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचाती हैं। वो सच मायने में स्वास्थ्य वॉरियर्स हैं, लेकिन आज खुद अपने हक के लिए हड़ताल पर करने पर मजबूर हैं। सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी है। देश की करीब 6 लाख आशा वर्कर्स मांग कर रही हैं कि उन्हें टाइम से सैलरी मिले। उन्होंने सैलरी बढ़ाने की डिमांड रखी है ताकि वे कोरोना महामारी के समय जिस तरह से मदद कर रही हैं वो जारी रख सकें। उन्हें संगठन की डिमांड है कि बीमा और जोखिम भत्ते जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। आशा वर्कर्स को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस भी सपोर्ट कर रही हैं। चाहे कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार हो या अर्थव्यवस्था के आंकड़े, राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। हाल ही में आरबीआई के डेटा आने पर राहुल गांधी ने कहा कि यही मूड ऑफ द नेशन है। राहुल का आरोप है कि लोगों में डर घर कर गया है। उन्होंने कहा कि आगे अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर बुरी खबर सुनने को मिलेगी। इससे पहले कोरोना केस 20 लाख पार होने पर राहुल ने कहा था 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, वसुंधरा गुट के 12 विधायक भेजे गए गुजरात। 14 अगस्त है विधानसभा सत्र। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने जा रही है। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का अहम सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले बीजेपी अपने सभी विधायकों को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उदयपुर संभाग के 12 विधायकों को गुजरात भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ये विधायक खुद से घूमने के लिए गुजरात गए हैं और शनिवार को सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, मगर सूत्रों के अनुसार पार्टी ने इन विधायकों को गुजरात भेजा है। ये विधायक 12 अगस्त तक गुजरात में ही रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और विधायक को मध्य प्रदेश शिफ्ट किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय पर आने वाले हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। अगर यह कांग्रेस के खिलाफ फैसला आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी, क्योंकि ऐसा आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस बीजेपी के विधायकों में सेंधमारी कर सकती है। इधर दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इन विधायकों को गुजरात शिफ्ट किए जाने पर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर विधायक वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर वसुंधरा के करीबी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से पार्टी की कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। वसुंधरा गुट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे ने कह दिया है कि वे पार्टी के साथ हैं, मगर स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगी। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अभी 12 अगस्त तक दिल्ली में ही रहेंगी और 13 को जयपुर लौटेंगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में अब शराब घोटाला, लॉकडाउन में पाबंदी के बावजूद फैक्ट्रियां करती नहीं उत्पादन, कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में शराब घोटाला एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद न सिर्फ खुलेआम शराब बेची गई, बल्कि शराब की 3 फैक्ट्रियां शराब का उत्पादन भी करती रही। एक्साइज और टैक्सेशन विभाग शराब ट्रांसपोर्टेशन के परमिट भी जारी करता रहा। एक और डिस्टिलरी शराब तस्करी में संलिप्त पाई गई। अधिकार विहीन होने के बावजूद विशेष जाँच दल के इन
निष्कर्षों के बाद हरियाणा सरकार बेनकाब हो गई है। कांग्रेस ने अब हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इस घोटाले की जांच करवाने की मांग की है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में खुलेआम शराब घोटाला हुआ और चोर दरवाजे से औने पौने दाम पर शराब की बेहिसाब बिक्री और तस्करी हुई। शराब माफिया के तार सीधे सीधे उच्च पदों पर बैठे राजनीतिज्ञों और आला अधिकारियों से जुड़े थे। शराब माफिया और खट्टर सरकार के गठजोड़ पर सवाल उठाने पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ, पर मुख्यमंत्री ने आनन फानन में 11 मई को एसआईटी को खारिज कर स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन कर दिया। कमाल की बात यह है कि इस एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश का अधिकार ही नहीं था और ना ही कानूनी वैधता थी। अब एसआईटी ने 30 जुलाई को आधी अधूरी जांच रिपोर्ट दी, पर इसमें भी घोटाला उजागर हो गया। दोनों कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक बात साफ है कि ऑपरेशन कवरअप के तहत अब एसआईटी की जांच के ऊपर एक और विजिलेंस जांच बैठाई जाएगी, यानी जांच पर जांच और नतीजा वही ढाक के 3 पात। मतलब किसी तरह किसी प्रकार से और किसी भी हालत में सरकार में बैठे बड़े बड़े रसूखदारों गुनहगारों तक आंच ना आए और शराब माफिया और उच्च पदों पर बैठे राजनीतिज्ञों और आला अफसरों के गठजोड़ पर पर्दा डाल दिया जाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में वीकली बाजार और होटल खोलने पर सीएम एलजी में ठनी, केजरीवाल ने फिर भेजा प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर खींचतान शुरू हो गई है। बीते दिनों केजरीवाल सरकार ने ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजार और होटल खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के इन दोनों अहम फैसलों को खारिज कर दिया। उपराज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रस्ताव भेजते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर दिल्ली में होटल, जिम और वीकली बाजार खोलने की अनुमति देने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को अपने प्रस्तावों की फाइल भेजी है। इससे पहले एलजी ने वीकली बाजार और होटल खोलने संबंधी दिल्ली सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से केजरीवाल सरकार और एलजी में एक बार फिर तलवार खींच गई है। दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भेजे गए प्रस्तावों में कहा है, दिल्ली में अब लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और हालात सुधर रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली सरकार को फैसले लेने का हक है। देश में कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों को क्यों उनकी आजीविका कमाने से रोका जा रहा है। कोरोना की स्थिति में सुधार और दिल्ली वासियों की भावनाओं को देखते हुए होटल, जिम और वीकली बाजार खोल देना चाहिए। सरकार एलजी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करती है। उपराज्यपाल को भेजे गए प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि उपराज्यपाल दिल्ली में कोरोना से हालात सुधारने के प्रति भली भांति वाकिफ हैं और अब आर्थिक गतिविधियां खोलने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के चलते दिल्ली के लोग पिछले 4 महीने से परेशान हैं। यह प्रतिबंध हटने से वे अपनी जॉब और कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि पूरे देश में होटल और साप्ताहिक बाजार खुल गए हैं। कोरोना मामलों में अचानक वृद्धि का सामना कर रही यूपी, कर्नाटक आदि राज्यों ने भी होटल और साप्ताहिक बाजार खुले रखे हैं। दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में होटल और साप्ताहिक बाजार खुले हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार उन्हें दिल्ली में खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। केंद्र सरकार का ऐसा विरोधाभासी आचरण समझ से परे है। दिल्ली सरकार के मुताबिक होटल दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में 8% का योगदान करते हैं। साप्ताहिक बाजार 5 लाख गरीब परिवारों को रोजगार प्रदान करते हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि दिल्ली वासी कोरोना के प्रसार के जोखिम के प्रति सचेत है, लेकिन जब केंद्र सरकार उन राज्यों में इन क्षेत्रों को खोलने की अनुमति दे रही है जो कोरोना का केंद्र बन गए हैं, तो उसी समय दिल्ली को इन क्षेत्रों को खोलने से क्यों रोका जा रहा है। दिल्ली के वासी पूछ रहे हैं कि हमें परेशान क्यों किया जा रहा है, हमारी आजीविका पर हमला क्यों हो रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। रूस बनेगा पहली कोरोना वैक्सीन लाने वाला देश, 12 अगस्त को रूसी सरकार देगी मंजूरी। जी हां दोस्तों, रूस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बनने जा रहा है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव ने कहा, देश 12 अगस्त को कोरोना वायरस के खिलाफ बनाया गया पहली वैक्सीन को रजिस्टर करेगा। ये वैक्सीन मॉस्को स्थित गमलिया इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाई है। खास बात यह है कि वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी जारी है। रूस सरकार का दावा है कि गैम कोविड वैक लियोन नाम की एक वैक्सीन 12 अगस्त को रजिस्टर हो जाएगी। सितंबर में इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और अक्टूबर से देश भर में टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। दुनिया के वैज्ञानिकों को चिंता है कि कहीं अव्वल आने की यह दौड़ उल्टी ना साबित हो जाए। रूस के दावे को समर्थन देने के लिए अब तक कोई वैज्ञानिक साक्ष्य प्रकाशित नहीं हुए हैं। मॉस्को स्पुतनिक की तरह प्रचारित जीत हासिल करने की सोच रहा है, जो विश्व के पहले उपग्रह के 1957 में
सोवियत संघ के प्रक्षेपण की याद दिलाए। लेकिन प्रायोगिक कोविड-19 टीकों का कुछ लोगों पर पहला मानवीय परीक्षण करीब 2 महीने शुरू हुआ था और टीका बनाने की वैश्विक प्रक्रिया में रूस के दावे को समर्थन देने के लिए अब तक कोई वैज्ञानिक साक्ष्य प्रकाशित नहीं हुए हैं। इससे अब तक यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसे इस प्रयास में सबसे आगे क्यों माना जाएगा। वहीं रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन जल्दी तैयार कर ली गई क्योंकि यह पहले से ही इस तरह की अन्य बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। यही दृष्टिकोण अन्य देशों और कंपनियों का है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सैनिकों ने हराइवन ट्रायल में वॉलंटियर्स के रूप में काम किया है। दावा है कि परियोजना के निदेशक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने खुद ये वैक्सीन ली है। करते हैं अगली खबर की तरफ। मुझे संदेह है कि रक्षा मंत्रालय में चीनी जासूस हैं, बोले पी चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कई ट्वीट किए हैं। इन ट्वीट में चिदम्बरम ने लिखा है कि कोई तो है जो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय से बाहर करना चाहता है, अन्यथा रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट चीनी आक्रामकता और भारतीय क्षेत्र पर कब्जे के बारे में सच्चाई क्यों बताएगी। बता दें कि गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने एक नोट जारी किया था जिसमें सरकार ने यह पहली बार माना था कि चीन की सेना ने घुसपैठ की है, लेकिन इस बयान के सामने आते ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस पर विवाद बढ़ने लगा, जिसके बाद इसे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया। इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि उस एक बयान से श्री राजनाथ सिंह को नुकसान हुआ। लोगों ने पूछा क्या मंत्रालय और सेना खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करने में विफल रहे और चीनी सैनिकों और उपकरणों को लाने और एलएसी को पार करने की अनुमति दी। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि उस बयान से नरेंद्र मोदी की प्रसिद्ध घोषणा को भी उजागर कर दिया कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है और कोई भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर रहा है। मुझे संदेह है कि रक्षा मंत्रालय में एक चीनी जासूस है। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने एक बयान में लद्दाख में घुसपैठ की बात से इनकार किया था, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने गलवान घाटी में हुई हिंसा में हमारे 20 जवानों की शहादत को लेकर पूछा था कि जब हमारी जमीन पर कोई घुसपैठ ही नहीं हुई तो हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए। विपक्ष के हमले के बाद सरकार बैकफुट पर नजर आई थी और बाद में सरकार ने पीएम के बयान पर सफाई भी दी थी। यही वजह है कि अब जब रक्षा मंत्रालय ने भी घुसपैठ की बात मान ली है तो एक बार फिर विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से नोट को डिलीट करने के विरोध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मुर्मू के इस्तीफे पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी को अपने विचार व्यक्त करने की कीमत चुकानी पड़ी। केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के समय को लेकर मुर्मू द्वारा की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग ने 28 जुलाई को कहा था कि संवैधानिक तौर पर केवल चुनाव आयोग ऐसे मामले में फैसले ले सकता है। उन्हें भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। चौधरी ने ट्वीट किया, सवाल यह है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इस्तीफा क्यों दिया, स्वेच्छा से दिया या किसी के निर्देशों पर? क्या वह लोगों को यह विश्वास दिलाने में विफल रहे कि सब ठीक है? उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अपने विचारों को व्यक्त कर सरकार को शर्मिंदा कर उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी और उन्हें हटा दिया गया। आप इसे मुर्मू सिंड्रोम कह सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण की। वह पहले राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल का पद संभाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने ग्राफ शेयर कर चिताया, नौकरी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मिल सकती है और बुरी खबरें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता ने रिजर्व बैंक के आंकड़ों का ग्राफ शेयर करते हुए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आगाह किया है कि अर्थव्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर अभी और बुरी खबरें आने की आशंका है। राहुल गांधी ने जिस ग्राफ को शेयर किया है उसमें पीपुल्स कॉन्फिडेंस लेवल लिखा है और स्रोत में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। राहुल गांधी अपने ट्वीट में रिजर्व बैंक का हवाला देते हुए एक ग्राफ साझा किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आरबीआई ने देश के वास्तविक मोड का खुलासा किया है। लोगों का भरोसा अब तक के निम्न स्तर पर आ गया। डर और असुरक्षा अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। अर्थव्यवस्था और नौकरियों के मोर्चे पर बुरी खबरें आने की आशंका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना वायरस, चीनी घुसपैठ और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख पहुंच जाने पर आज सुबह सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा, 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में युवा कांग्रेस,
वर्चुअल मीटिंग के दौरान बना ब्लूप्रिंट। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी मिशन का आगाज क्या किया? कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। युवा कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार भर के तकरीबन 400 से अधिक के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस वर्चुअल मीटिंग में विधानसभा चुनाव के साथ साथ आगामी 9 अगस्त को युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर बड़े अभियान की शुरुआत की रूपरेखा तय हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर वर्चुअल मीटिंग में ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल, प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी अमित यादव, राजेश सन्नी सहित सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सोशल मीडिया के पदाधिकारी एवं अन्य लगभग 400 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वर्चुअल बैठक में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि कोरोना की महामारी ने युवाओं की कमर तोड़ रखी है। लॉकडाउन के कारण लगभग 12 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। इसलिए आगामी 9 अगस्त युवा कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के हक की अंतिम लड़ाई की शुरुआत करेंगे। इसमें युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए देश से लेकर राज्य की हर विधानसभाओं में सरकार की युवा विरोधी नीतियों पर जमकर घेरा जाएगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें युवा कार्यकर्ताओं पर बड़ी जिम्मेदारी होगी एवं उचित प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने डिजिटल सदस्यता अभियान पर और गति प्रदान करने पर जोर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली इंजीनियर निजीकरण के विरोध में 18 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर संघ ने शुक्रवार को कहा कि बिजली इंजीनियर विद्युत संशोधन विधेयक 2020 और बिजली वितरण कंपनियों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में वह 18 अगस्त को विरोध दिवस मनाएगा। AIPEF के प्रवक्ता VK गुप्ता ने कहा, बिजली क्षेत्र के इंजीनियर विद्युत विधेयक 2020 को वापस लेने और केंद्र शासित प्रदेशों यूपी पूर्वांचल और उड़ीसा में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में 18 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। संघ ने एक बयान में कहा कि बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति की ऑनलाइन बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। यह बैठक अखिल भारतीय बिजली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहन शर्मा की अगुवाई में 4 अगस्त को हुई। बिजली मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में मसौदा बिजली संशोधन विधेयक 2020 पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी थी। इसके अलावा सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ राज्यों में डिस्कॉम के निजीकरण का फैसला भी किया। गुप्ता ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने 3 जुलाई को आयोजित बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में 11 राज्यों को और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मनाने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्रालय को विधेयक का संशोधित मसौदा तैयार करना था, लेकिन 1 महीने बाद भी सरकार निजीकरण की अपनी योजना को आगे बढ़ा रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।